सुरन सिंह ने कहा, महाराज मैं वजीर खुराक के मामलात में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आसाम में चावल का भाव 100 रुपये मन से भी ज्यादा हो गया है। चौन ने गुस्से से कहा, ये हम सबको मालूम है, लेकिन इस मीटिंग का मकसद चावल का भाव कम करना नहीं बल्कि जंग के हालात पर गौर करना है। एक अफसर कमरे में दाखिल होता है। अफसर ने कहा, महाराज जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह तशरीफ ले आए हैं। जनरल और एयर मार्शल कहते हैं कि हमारा वक्त बहुत कीमती है। कृष्णमाचारी ने कहा, लेकिन मैं तो ये महसूस करता हूँ कि अगर जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह हर रोज अपने कीमती वक्त में से चंद घंटे ज़ाया कर लिया करे तो हमारे टैंकों और हवाई जहाज़ों के नुकसानात कम हो सकते हैं। एक जेट हवाई जहाज की कीमत करीबन 1 करोड़ और एक टैंक की कीमत 8.5 लाख रुपए होती है। चौन ने कहा, यह मजाक का कौन सा वक्त है। कृष्णमाचारी ने कहा, मैं मजाक नहीं करता चौन जी, मैं भारत की किस्मत का रोना रो रहा हूँ। भारत के टैंकों और हवाई जहाज़ों की तबाही की खबरें सुनकर मेरा वजन 2.8 तोले रोजाना के हिसाब से कम हो रहा है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा घर भलवाड़ा, आदमपुर, पठानकोट या अम्बाला में नहीं है, वरना मेरा वजन शास्त्री जी से भी कम हो जाता। शास्त्री ने कहा, मैं एहतजाज करता हूँ, मेरा वजन कतन कम नहीं हुआ। कृष्णमाचारी ने कहा, महाराज आपका वजन इसलिए कम नहीं हुआ कि आप वजीर आजम हैं, वजीर खजाना नहीं है जिसे सोने से पहले एक एक दमड़ी का हिसाब देखना पड़ता है। महाराज ने कहा, मैं ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की फौजें जो गन्ने हमारे टैंकों और हवाई जहाज़ों पर बरसाती हैं वो मेरे सीने पर लगती हैं। परसों रात मैंने सपना देखा था कि मैं हवाई अड्डा बन गया हूँ और दुश्मन के लड़ाका तैयारे मुझ पर गोलियां बरसा रहे हैं। कल मैंने ये सपना देखा था कि मैं एक टैंक हूँ और अपनी मर्जी के खिलाफ भागता हुआ दुश्मन की तोपों की जद में आ गया हूँ। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं हाथी बन गया हूँ। चौन ने बदहवास होकर कहा, हाथी? वजीर खजाना ने कहा, हाँ महाराज, और इसकी वजह यह थी कि हमारे एक आर्म डिवीजन के टैंकों का निशान काला हाथी है। जंग से पहले मैं ये सोचा करता था कि जब हमारे काले हाथी सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान का रुख करेंगे तो दुनिया को पोरस के हाथी भूल जाएंगे, लेकिन कल शायद मेरे दिमाग पर अपने टैंकों यानी काले हाथियों की तबाही का असर था, वरना ख्वाब में मेरे टैंक बन जाते और टैंक से काला हाथी बन जाते और हाथी बनने के बाद अपनी सूंड, अपने कान और एक आंख और एक टांग से महरूम हो जाने की वजह और कोई नहीं हो सकती थी। महाराज, काला हाथी बन जाने के बाद दुश्मन के सिपाही मुझे लाठियों से हाँक रहे थे। फिर जब मैं इस भयानक सपने से बेदार हुआ तो मेरा जिस्म दुख रहा था। चौन ने अपने होंठ काटते हुए कहा, मैंने इस बेवकूफ को हिदायत की थी कि फर्स्ट आर्म डिवीजन के टैंकों से काला हाथी का निशान मिटा दिया जाए। राधा कृष्ण ने कहा, और वो बेवकूफ कौन है? चौन ने कहा, जनरल चौधरी महाराज, जो जंग शुरू करने से पहले तमाम बदशुगनियां जरूरी समझता है। राधा कृष्ण ने कहा, कैसी बदशुगनियां? इंदिरा गांधी ने कहा, महाराज हमारे रक्षा मंत्री हाथी और पोरस के जिक्र को भारत के लिए बदशुगनियां ख्याल करते हैं। चौन ने तिल मिलाकर कहा, श्रीमती जी, क्या आपको तशरीह की कोई जरूरत बाकी रह गई थी? भगवान के लिए कोई और बात कीजिए। इसने अफसर से कहा, तुम उल्लू की तरह क्या देख रहे हो? उन्हें बुलाते क्यों नहीं? अफसर भागकर बाहर निकल जाता है। जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह कमरे में दाखिल होते हैं और हाजरीन से मुसाफा करने के बाद कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चौन ने कहा, जनरल चौधरी, मुझे मालूम हुआ है कि आप बहुत जल्दी में हैं, खैरियत तो है? जनरल चौधरी ने कहा, हाँ महाराज, मेरे घर में बिल्कुल खैरियत है। इंदिरा गांधी हंसी जबत करते हुए, जनरल साहब, चौन जी ने आपके घर की खैरियत नहीं पूछी। जनरल चौधरी परेशान होकर इंदिरा गांधी की तरफ देखता है। राधा कृष्ण ने कहा, जनरल साहब, वजीर इत्तलात का ये मतलब हरगिज नहीं कि हमें आपके घर की खैरियत से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इस वक्त हम आपसे जंग के हालात सुनना चाहते हैं। जनरल चौधरी ने कहा, आपने ऑल इंडिया रेडियो नहीं सुना महाराज। शास्त्री ने कहा, ऑल इंडिया रेडियो का काम आवाम का मोराल बुलंद रखना है, लेकिन हमें सही इत्तलात की जरूरत है। जनरल ने कहा, महाराज अगर आपको मोराल की जरूरत नहीं तो पाकिस्तान रेडियो सुन लिया करें, इसकी खबरें बाज़ औक़ात मेरी अपनी इत्तलात से भी ज्यादा दुरुस्त साबित होती हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, जनरल साहब, हम पाकिस्तान रेडियो की तारीफ सुनने के लिए इस जगह जमा नहीं हुए। नंदा ने कहा, सेनापति का मकसद पाकिस्तान रेडियो की तारीफ करना न था, और हम में से किसी को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि भारत का सेनापति हैदराबाद का वो फातेह जिसका नाम सुनकर भारत माता के तमाम नर नारी जय हिंद के नारे बुलंद करते हैं, इस जंग के हालात से हमारी निस्बत कम परेशान है। जनरल चौधरी ने कहा, नंदा जी महाराज, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आपको मेरी वकालत की जरूरत नहीं। अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी और वजीर को मुझ पर कोई एतराज है तो उसे खुलकर बात करनी चाहिए, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। शास्त्री ने कहा, जर्नैल साहब, आपको हरगिज ये नहीं सोचना चाहिए कि आप पर मेरा एतमाद कम हो गया है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस जंग के मुतालिक आपके तमाम अंदाजे गलत साबित हुए? जनरल चौधरी ने कहा, इस जंग के मुतालिक हम सब के अंदाजे गलत साबित हुए हैं महाराज।
शास्त्री ने कहा, जंग के मुतल्लिक सिविल हुकूमत के अंदाजे गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन आप मुल्क के सेनापति हैं। अगर आपके अंदाजे भी गलत साबित हुए तो भारत माता का क्या बनेगा। जनरल चौधरी ने कहा, अगर आप जंग खत्म करना चाहते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर भारत की फौज ने आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं की तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। शास्त्री ने कहा, जनरल साहब, आप जानते हैं कि हम आपको नाराज नहीं कर सकते, लेकिन आपको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने जंग शुरू करने से पहले ही ये ऐलान किया था कि लाहौर पहले दिन ही फतह हो जाएगा और आपकी फौज दोपहर का खाना वहीं खाएगी। इंदिरा गांधी ने कहा, जनरल साहब, आपने ये ऐलान किया था कि आप 6 सितंबर के दिन लाहौर जिमखाना में शराब उड़ाएंगे। कृष्णमाचारी ने कहा, और मेरी मौजूदगी में आपने नंदा जी से वादा किया था कि आप उनके लिए दस्तरखान के लिए हर रोज कसूर की ताज़ा मेथी के पार्सल रवाना किया करेंगे। जहां तक मुझे याद है कि आप जंग के दूसरे या तीसरे दिन कसूर पर भी भारत का झंडा लहराने का प्रोग्राम बना चुके थे। चौन जी कहते फिरते थे कि लाहौर से चंद घंटे बाद सियालकोट भी फतह हो जाएगा और वो खेलों के सामान के लदे हुए ट्रक मंगवाएंगे और दिल्ली के स्कूलों में मुफ्त तकसीम करेंगे। शास्त्री ने कहा, जरनैल साहब, आपको मालूम है कि लाहौर की फतह की खबर सुनकर हजारों आदमी जय हिंद के नारे लगाते हुए नारकली और माल रोड की दुकानें लूटने के लिए रवाना हुए थे। उन पर क्या गुजरी थी और सेठ बद्री प्रसाद और रामचंद ने लाहौर का गल्ला उठाने के लिए जो ट्रक भेजे थे उन पर क्या लादा गया था। जनरल चौधरी ने गुस्से से कहा, मैं पूछ सकता हूं कि इन सवालात का फौज के साथ क्या ताल्लुक है। नंदा ने कहा, जनरल साहब, इन सवालात का फौज के साथ गहरा ताल्लुक है। जो काफिले आपके हाथों फतह होने वाले लाहौर को लूटने गए थे वो लाहौर से 14 मील दूर पाकिस्तान की गोलियों का सामना कर रहे थे और इनके सामने भारत के सिपाहियों की लाशें बिखरी हुई थी। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपकी फौज ने सेठ बद्री प्रसाद और अदम चंद जी को मायूस नहीं किया और उनके ट्रक लाशों से भरकर वापस कर दिए हैं। जनरल चौधरी ने कहा, कि आपका ये मतलब है कि वो लाशें भारत के सेनापति को अपने कंधे पर उठाकर वापस लानी चाहिए थी। चौन ने कहा, माय डियर जनरल, इनका मतलब आपको ताने देना नहीं है, सिर्फ आपकी नाकामी की वजह मालूम करना चाहते हैं। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज, मेरी नाकामी की वजह यह है कि मैं भारत की फौज का सेनापति हूँ और भारत की फौज खालिस भारतीय है और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की फौज खालिस पाकिस्तानी है। इसलिए अगर हमें खालिस भारतीय हमले का खालिस पाकिस्तानी जवाब मिला है तो आप मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते, और अगर आप मेरी बजाय मेरी फौज के अफसरों और सिपाहियों से इस नाकामी की वजह पूछ लेते तो आपको मेरा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत पेश ना आती। चौन ने कहा, और आपके अफसर और सिपाही क्या कहते हैं। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज, वो ये कहते हैं कि हमने ये जंग खालिस फौजी असूलों के तहत लड़ी थी और पाकिस्तानी इतने बेढब हैं कि उन्होंने किसी महाज पर भी इन असूलों की परवाह नहीं की। शास्त्री ने कहा, और वो असूल क्या हैं जिन्हें पल्ले बांधकर आपने भारत की इज्जत खाक में मिला दी और जिनसे बेपरवाह होकर पाकिस्तानी फौज ने लाहौर, सियालकोट और कसूर को बचा लिया है। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज, अगर आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं तो मैं यहाँ 1 मिनट भी ठहरना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मामले की तह तक पहुँचना चाहते हैं तो मैं आपको समझा सकता हूँ। चौन ने कहा, जनरल साहब, आप हमें समझाने की कोशिश न करें, हम इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं। आपको ये ख्याल भी दिल में नहीं लाना चाहिए कि हम में से कोई हैदराबाद और गोवा के फाते के साथ मजाक कर सकता है। जनरल चौधरी ने कदरे मुतमईन होकर कहा, जंग का पहला असूल यह है कि अगर मुकाबला करने वाले की पोजीशन कमजोर हो तो वो हमेशा पसपा होकर या हथियार डालकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और हमला करने वाला हमेशा अपनी ताकत से फायदा उठाकर इस वक्त तक आगे बढ़ता चला जाता है जब तक कि उसके रास्ते में कोई खतरनाक रुकावट ना आ जाए। लेकिन पाकिस्तान के फौज ने हर महाज पर इस असूल की खिलाफ वर्जी की है। इसकी पोजीशन जिस कदर कमजोर होती है इस कदर वो जमकर लड़ाई करती है। पाकिस्तान का सिपाही इस वक्त भी लड़ता है जबकि उसे चारों तरफ मौत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। उनकी प्लाटून हमारी कंपनी, उनकी कंपनी हमारी बटालियन, हमारी ब्रिगेडियर उनके सामने भी डट जाती है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि मौत इनके लिए एक खेल है। बम्बों और गोलियों की बारिश को वो फूल के बारिश समझते हैं। पसपा होना और हथियार डालना तो उन्हें सिखाया ही नहीं गया। इसका नतीजा ये होता है। जनरल चौधरी खामोश हो जाता है। शास्त्री ने कहा, जनरल साहब, आप खामोश क्यों हो गए। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज, इसका नतीजा ये होता है कि हम खुद हथियार डालने और पसपा होने पर मजबूर हो जाते हैं। चौन ने कहा, और आप पसपा क्यों होते हैं। अगर पाकिस्तानी मौत को खेल समझते हैं तो आप उनका शौक पूरा क्यों नहीं कर देते। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज, भारत के सिपाही इसलिए पसपा होते हैं कि वो मौत को एक खेल नहीं समझते। राधा कृष्ण ने कहा, तो आपका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान के सिपाही मौत से बेपरवाह होकर लड़ते हैं तो भारत के सिपाही मौत से खौफजदा होकर भाग उठते हैं, यानी पाकिस्तान के सिपाहियों के हिस्से का खौफ भारतीय सिपाहियों के हिस्से आ जाता है।
जनरल चौधरी ने कहा, मेरा मतलब यही है महाराज। जंग का दूसरा असूल यह है कि किसी फौज को फतह की उम्मीद सिर्फ इस वक्त तक होती है जब तक कि उसके पास दुश्मन का मुकाबला करने के वसाइल मौजूद हों। लेकिन पाकिस्तान के सिपाही हमारा हमला रोकने या हम पर हमला करते वक्त ये सोचने की तकलीफ भी गवारा नहीं करते कि हमारे टैंकों के मुकाबले में उनके टैंकों और हमारी तोपों, मशीन गनों और हवाई जहाज़ों के मुकाबले उनके टैंकों, तोपों, मशीन गनों और हवाई जहाज़ों की तादाद कितनी है। वो हर हाल में आखिरी वक्त तक इस उम्मीद और यकीन के साथ लड़ते हैं कि फतह सिर्फ उनके लिए है, यहाँ तक कि वो अपनी मौत को भी फतह समझते हैं। और आप सबको ये सुनकर सदमा होगा कि मेरा मतलब है कि आपको अपने सेनापति की जुबान से ये सुनना पसंद नहीं करेंगे कि यही उम्मीद और यकीन बिलाखिर इनकी शिकस्त को फतह से बदल देता है। फिर हम ये देखते हैं। राधा कृष्णन ने कहा, फिर आप क्या देखते हैं जनरल साहब? जनरल ने कहा, कुछ नहीं महाराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अगर मैं सच्ची बात करूं तो आप मुझे पागल ख्याल करेंगे। शास्त्री की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, प्रधानमंत्री जी, अगर आप भारत के सेनापति होते और आप ये देखते कि आपके टैंक लाहौर की सड़क पर भागे चले जा रहे हैं और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं और आपको ये भी मालूम होता है कि लाहौर सिर्फ 13-14 मील दूर रह गया है, तो आप क्या सोचते? शास्त्री ने कहा, मैं अपनी घड़ी की तरफ देखता, फिर टैंकों की रफ्तार मालूम करने के बाद ये अंदाजा लगाता कि मुझे लाहौर पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज, अगर आपकी घड़ी पर सुबह 10 बजे होते और आप ये देखते कि सड़क के किनारे एक लकड़ी का छकड़ा खड़ा है जिस पर घास वगैरह लदी हुई है और फिर अचानक आपको ये मालूम होता है कि लकड़ी का ये छकड़ा फौलाद के टैंकों से ज्यादा खतरनाक है, तो आपकी क्या हालत होती? चौन ने और राधा कृष्ण ने एक साथ कहा कि लकड़ी का छकड़ा। जनरल चौधरी ने कहा, हाँ जनाब, लकड़ी का छकड़ा। आपको जनरल प्रसादी ये नहीं बताता कि हमारे 2 टैंक एक लकड़ी के छकड़े की फायरिंग से तबाह हो गए थे। कृष्णाचारी ने कहा, जनरल साहब, अगर आप मजाक नहीं करते, मेरा मतलब है कि अगर लकड़ी का छकड़ा 2 टैंक तबाह कर सकता है तो हमें सबसे पहले छकड़े जमा करने की फिक्र करनी चाहिए। चौन ने कहा, कृष्णाचारी हर वक्त बचत के मुतालिक सोचते हैं, भला लकड़ी का छकड़ा टैंक कैसे तबाह कर सकता है? जनरल ने कहा, महाराज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी फौज के किसी अफसर ने हमारे टैंक देखे और टैंकों के साथ उसने ये देखा कि हमारी इन्फेंट्री आगे बढ़ रही है। इंदिरा गांधी ने कहा, फिर क्या हुआ? जनरल चौधरी ने कहा, फिर एंटी टैंक गन ने एक के बाद देगरे 2 फायर किए और आन की आन में हमारे 2 टैंक तबाह कर दिए। फिर बाकी टैंकों को आगे जाने की जरूरत नहीं हुई और मशीन गन की गोलियों की बारिश में हमारी इन्फेंट्री को भी पीछे हटना पड़ा। शास्त्री ने कहा, लेकिन एंटी टैंक का छकड़े के साथ क्या ताल्लुक है? जनरल चौधरी ने बुलंद आवाज में कहा, एंटी टैंक छकड़े के ऊपर लदी होती है महाराज, और घास उसके ऊपर डाली होती है। सिर्फ नाली का आखिरी सिरा घास से बाहर होता है जो हमारे सिपाहियों को नजर नहीं आ सका। कृष्णाचारी ने कहा, और इस छकड़े पर लदी हुई एंटी टैंक ने हमारे 2 टैंक तबाह कर दिए। जनरल चौधरी ने कहा, हाँ महाराज, ये एक अनहोनी बात थी। मैंने दुनिया भर की जंगों के हालात पढ़े हैं, लेकिन मेरी नजर से कोई ऐसा वाकया नहीं गुजरा कि लकड़ी के छकड़े से फौलाद के टैंकों को तबाह करने का काम लिया गया हो। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे बाकी टैंक पीछे हट गए, वरना पाकिस्तानी शायद हमारे 1-2 और टैंक तबाह कर डालते। कृष्णाचारी ने कहा, अगर लकड़ी का छकड़ा इस कदर खतरनाक साबित हो सकता है तो हमें इतने कीमती टैंक खरीदने की क्या जरूरत है? हम आपको एक टैंक के बदले 500 छकड़ी दे सकते हैं। इस तरह हम जंग भी जीतेंगे और ज़रे मुबादला भी बचाएंगे। भारत में लकड़ी के छकड़ों और घास की कमी नहीं है। जनरल चौधरी ने कहा, छकड़े तो बहुत है महाराज, लेकिन आप ऐसे आदमी कहां से लाएंगे जो बमों की बारिश में खड़े होकर इस किस्म की बातें सोच सकते हो? शास्त्री ने कहा, पाकिस्तान ऐसे आदमी कहां से लाता है? जनरल चौधरी ने कहा, महाराज, पाकिस्तान ऐसे आदमी बाहर से नहीं लाता। जिस तरह कोयटा में अंगूर, कश्मीर में जाफरान और कसूर में वो सब्जी, मैं नाम भूल गया, वो कौन सी सब्जी थी नंदा जी? कृष्णाचारी ने कहा, अपनी हंसी जब्त करते हुए, मेथी। इंदिरा गांधी हंसती और बाकी सब नंदा की तरफ देखते हैं। जनरल चौधरी ने कहा, हाँ हाँ, मेथी। नंदा जी कहते थे कि मेथी भारत में भी उगती है, लेकिन कसूर की मेथी का कोई मुकाबला नहीं। उसकी चंद सूखी पत्तियां भी हंडिया में डाल दी जाएं तो सारा मोहल्ला महक उठता है। नंदा के सिवा बाकी सब हंसते हैं। इसमें हंसते की कोई बात नहीं। मेरा मतलब ये है, जिस तरह कसूर में खास किस्म की मेथी पैदा होती है, इसी तरह पाकिस्तान में वो सिपाही पैदा होता है जो आखिरी वक्त तक लड़ते हैं और बदतरीन हालात में भी जंग का पांसा पलट देते हैं। चौन ने कहा, लेकिन हम इसकी वजह पूछना चाहते हैं। जनरल चौधरी ने कहा, जनाब, मुझे इसकी वजह भी मालूम है, लेकिन मैं आपका मोराल खराब नहीं करना चाहता। राधा कृष्ण ने कहा, आप वजह बताएं और हमारा मोराल की फिक्र न करें। जनरल चौधरी ने कहा, मैं पाकिस्तान के एक जंगी कैदी से बातें कर चुका हूँ जो जख्मी होने के
के बाद सिसक रहा था। उसने मेरे सवालात के जवाब में ये कहा था कि मैं एक मुसलमान हूँ और एक मुसलमान मौत से नहीं डरता। शास्त्री ने कहा, अगर उसने हथियार डाले हुए थे तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो मौत से नहीं डरता था? जनरल चौधरी ने कहा, महाराज उसने हथियार नहीं डाले थे, बल्कि बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी मेरे 5 सिपाही हलाक कर दिए थे। उसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो खून से लथपथ था और उसका बारूद खत्म हो चुका था। मैंने इससे पूछा, फर्ज करो कि अगर तुम चंद दिनों तक तंदुरुस्त हो जाओ और हम तुम्हें कैद से आज़ाद कर दे तो तुम क्या करोगे? तो इसने जवाब दिया, मैं ज़्यादा बारूद लेकर वापस आऊँगा और यह एहतियात करूँगा कि मेरी कोई गोली रायगा न जाए। डॉक्टर का ख्याल था कि वो सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान है। मैंने पूछा कि मरने से पहले तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे हम पूरा कर सकें? तो इसने इत्मीनान से जवाब दिया, इस वक्त मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, लेकिन तुम इसे पूरा न कर सकोगे। मैं ये चाहता हूँ कि मौत के बाद मेरी लाश पानीपत के मैदान में दफन की जाए। मैंने हैरान होकर इसकी वजह दरियाफ्त की तो वो बोला, पानीपत का मैदान दिल्ली के रास्ते की एक अहम मंजिल है। मैं ये बात चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान का लश्कर वहाँ पहुँचे तो मेरी रूह उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हो। मैंने कहा, बेवकूफ़, तुम्हें अब भी ये उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के लश्कर को पानीपत की तरफ बढ़ने देंगे? तो इसने जवाब दिया, मेरे 4 बेटे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो पानीपत का रुख करने वाली फौज के साथ आएंगे और अगर वो ना आ सके तो मेरी दूसरी, तीसरी या चौथी नस्ल का कोई ना कोई जवान जरूर पहुंचेगा। फिर मेरे साथ उन गाजियों और शहीदों की रूहें उनका इस्तकबाल करेंगी जो पानीपत की तीसरी जंग में अहमद शाह अब्दाली के साथ थे। लेकिन मुझे यकीन है कि हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे मजालम बहुत जल्द पाकिस्तान के 10 करोड़ इंसानों को अहमद शाह अब्दाली का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर देंगे और तुम्हारा अंजाम वही होगा जो पानीपत के मैदान में मरहट्टों का हुआ था। चौन ने कहा, और आपने उसका गला क्यों ना घोंट दिया जनरल साहब? जनरल चौधरी ने कहा, मुझे इसका गला घोंटने की जरूरत न थी, वो मर रहा था। चौन ने कहा, लेकिन आपने उसे बातें करने की इजाजत क्यों दी? जनरल ने कहा, अगर मैं उसे बातें करने की इजाजत न देता तो आज आपके इस सवाल का जवाब न दे सकता कि पाकिस्तान के सिपाही भारत के सिपाहियों से मुख्तलिफ क्यों हैं, वो आखिरी वक्त तक पूरी उम्मीद क्यों रहते हैं और मौत से क्यों नहीं डरते। इंदिरा गांधी ने कहा, अगर मेरे पिताजी के सामने कोई पाकिस्तानी ऐसे बात करता तो वो इससे ये पूछते कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम मरने के बाद पानीपत के मैदान में पाकिस्तान के सिपाहियों का इस्तकबाल कर सकोगे। जनरल चौधरी ने कहा, श्रीमती जी, ये बात मैंने भी पूछी थी, लेकिन वो ये कहता था कि जो शहीद होते हैं वो मरते नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहते हैं। मरते वक्त इसके आखिरी अल्फाज ये थे, मुझे मालूम है कि तुम मुझे पानीपत में दफन नहीं करोगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने के बाद मेरी रूह तुम्हारी कैद से आज़ाद हो जाएगी और मैं माजी के अनगिनत शहीदों के साथ उन मैदानों का तवाफ किया करूंगा जिनकी खाक में मुसलमानों की गैरत और शुजाअत की दास्तानें दफन है। मैं इन काफिलों की राह देखा करूंगा जो किसी नए गजनवी या अब्दाली की रहनुमाई में पाकिस्तान की सरहद से नमूदार होंगे और भारत के इन करोड़ों इंसानों को अमन का पैगाम देंगे जो 18 साल से जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। शास्त्री ने कहा, आपने उसे ये नहीं बताया कि भारत की आबादी पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है और हमारी अफवाज, हमारे टैंकों, हवाई जहाज़ों, तोपों और दूसरे हथियारों की तादाद भी उनकी निस्बत कहीं ज्यादा है। जनरल चौधरी ने कहा, मैंने उसे बताया था महाराज, मैंने यहाँ तक कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हाथी और चींटी का मुकाबला है। शास्त्री ने कहा, फिर उसकी क्या हालत थी? जनरल चौधरी ने कहा, वो उठकर बैठ गया था महाराज। राधा कृष्ण ने कहा, वो उठकर बैठ गया था? आपका मतलब है कि उसका मोराल डाउन नहीं हुआ था? जनरल चौधरी ने कहा, मेरा यही मतलब है महाराज, वो सिर्फ उठकर ही नहीं बैठ गया था बल्कि मुस्कुरा भी रहा था और मेरे लिए उसकी मुस्कुराहट इंतहाई तकलीफ दे थी। कृष्णमाचारी ने कहा, जनरल साहब, ये आपकी गलती थी, उसने ये समझा होगा कि आप मजाक कर रहे हैं। आपको हाथी के मुकाबले में चींटी के बजाय किसी ऐसे जानवर का जिक्र करना चाहिए था जो कद या वजन में हाथी से 4 या 5 गुना कम हो। मेरा मतलब है कि भारत के हाथी के मुकाबले में आप पाकिस्तान को घोड़ा या ऊंट तो कह सकते थे लेकिन चींटी नहीं कह सकते थे। क्यों चौन जी, आपका क्या ख्याल है? चौन ने कहा, आचार्य जी, भगवान के लिए बार बार हाथी का जिक्र न कीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा, जनरल साहब, आप भी हाथी का जिक्र न करें। नंदा ने कहा, हाथी को गोली मारो जी, हम काम की बात करते करते एक फजूल बहस में उलझ गए हैं। जनरल साहब, आप ये बताएं कि उसकी मुस्कुराहट की वजह क्या थी? जनरल चौधरी ने कहा, महाराज, मैंने उसकी वजह पूछी लेकिन आपको नहीं बता सकता, मुझे डर है कि आपका मोराल। शास्त्री ने कहा, हमारे मोराल को गोली मारो, हम ये सुनना चाहते हैं कि उसने क्या कहा। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज, उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के बाशिंदों को भारत के कद के मुतालिक कोई परेशानी नहीं, वो ये जानते हैं कि एक बड़ी लाश के लिए सिर्फ एक बड़ी कब्र की जरूरत होती है। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिससे मेरा दिल भी दहल गया। इंदिरा गांधी ने कहा, क्या कहा था उसने? जनरल चौधरी ने कहा, श्रीमती जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। सुरन सिंह ने कहा, जनरल साहब, आप कहिए, श्रीमती जी हरगिज परेशान नहीं होंगी।
जनरल चौधरी ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि चौन जी जरूर परेशान होंगे। चौन ने कहा, जनरल साहब आप ये बात खत्म करें और मेरी फिक्र न करें, मैंने परेशान होना छोड़ दिया है। जनरल चौधरी ने कहा, आपने कहा था कि भारत हाथी नहीं एक बड़ा सांप है, हम इस सांप को जख्मी कर चुके हैं। जब सांप जख्मी होता है तो चींटियां उसे जिंदा नहीं छोड़ती, वो अपने बिल में पनाह लेने की कोशिश करता है, लेकिन चींटियां वहां भी इसका पीछा करती हैं। वो तड़पता और फंकारता है और अपने जिस्म के जख्मी हिस्से को काटना शुरू कर देता है और फिर चींटियों से ज्यादा इसका अपना जहर इसकी हलाकत का बायस बनता है।